Assalamu alaikum students, I hope you are all well. So after a couple of days we are going to start our lecture series again. In today's lecture we will discuss about aplastic anemia. We have already discussed about many types of anemia, that is anemia of chronic disorders, hemolytic anemia, iron deficiency anemia, megaloblastic anemia, vitamin B12 deficiency anemia, hemolytic anemia. So in today's lecture we are going to discuss aplastic anemia. What is aplastic anemia? A means no. Plastic means डेवलपमेंट या आप सिंथेसिस कह लें या प्रोडक्शन कह लें. एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया is basically defined as a condition in which our body is deficient of enough hemoglobin and red blood cell, or you can say that body is not having enough red blood cells and hemoglobin. In aplastic anemia, there is a failure in the production of RBCs, WBCs and platelets due to bone marrow damage. अब आपकी बोन मैरो डैमेज हो सकती है, सुप्रेस हो सकती है, या जो उसमें हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना, उन्हीं की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जो आपका मेन सेल काउंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसकी रिडक्शन हो जाती है, उसमें डिक्रीज आ जाता है. नॉर्मली अगर आप अपनी बोन मैरो देखें ना, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपकी बोन है, यहाँ पर होनी है हीमोपोइटिक स्टेम सेल की फॉर्मेशन और यहाँ पर है आपका फैटी टिश्यू. लेकिन जब बोन मैरो डैमेज होती है ना, यहाँ पर हीमोपोइटिक स्टेम सेल की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, तो यह आहिस्ता आहिस्ता फैट जो है वो आपके इन एंड्स तक भी स्प्रेड कर जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी कंप्लीट बोन है वो फैटी हो जाती है. अब इसके लिए ना आप एक दफ़ा जो हीमोपोइसिस लेक्चर है और एनीमिया का लेक्चर है और एरिथ्रोपोइसिस का लेक्चर है उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा, वो हमारे आज के लेक्चर से बहुत सा लिंक है. मैं आपको थोड़ा सा हीमोपोइसिस का ओवरव्यू दे देती हूँ, लेकिन जो कंप्लीट लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी. सबसे पहले आपका आता है हीमोपोइटिक स्टेम सेल. अब ये जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल है इसके पास ना डीपॉपुलेटिंग एबिलिटी भी होती है, मतलब जैसे ये दो स्टेम सेल है ये वापस से स्टेम सेल ही बना देंगे. जो बाकी दो स्टेम सेल है वो आगे डिफ्रेंशिएट होंगे दो तरह के सेल्स में, एक लिम्फोइड स्टेम सेल और दूसरा माइलॉइड स्टेम सेल. अब जो लिम्फोइड स्टेम सेल है वो आगे डिफरेंट स्टेज से गुजरता हुआ तीन तरह के सेल बनाता है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. इसी तरह जो माइलॉइड स्टेम सेल है ये फर्दर डिफरेंशिएट होता है. मैं आपको कहा यहाँ पे बता देती हूँ, जो माइलॉइड स्टेम सेल है ना वो आगे डिफरेंशिएट होता है चार तरह के सेल में, मेगाकैरियोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट में, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, and the last one is myeloblaст. ये आगे डिफरेंट, जैसे मेगाकैरियोब्लास्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के आगे बनाता है प्लेटलेट, जो माइलोब्लास्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ आगे बनाता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और बेसोफिल. इस तरह जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ बनाता है आरबीसी, और जो मोनोब्लास्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ बनाता है एक मैच्योर मोनोसाइट. तो इस तरह से ये जो स्टेप्स है ना इसमें कहीं भी डिफेक्ट आ सकता है. मेनली जो डिफेक्ट आता है ना वो हीमोपोइटिक स्टेम सेल में ही आता है, लेकिन आगे फर्दर भी जो इनकी सब स्टेजेस है उसमें भी कहीं पे डिफेक्ट आ सकता है. अब इसमें जो आपकी बोन मैरो है ना वो हाइपोसेलुलर हो जाती है. हाइपो मीन्स लो एंड सेलुलर मीन्स सेल. जो आपकी बोन मैरो है उसमें सेल काउंट कम हो जाता है. अब इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं?
कोई आप इस तरह की ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनीमिक कंडीशन डेवलप हो रही है, रेडिएशंस जैसे कि जो रेडिएशन जो एक्सरे डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं तो उनको एक्सरेज जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो एक स्पेशल तरह का कॉर्ड वेयर करते हैं जिसकी वजह से एक्सरेज जो है वो उनको अफेक्ट ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जीन्स में क्रोमोसोम्स में भी म्यूटेशन आ सकती हैं, ये बहुत रिस्की होती हैं। इसके अलावा कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया लाइक HIV हो गया, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C हो गया, तो उस कंडीशन में भी एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन से डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है ना वो आपके ही बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को अटैक कर रहा होता है। अब कौन से ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, अब इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ब्लड वेजल्स की, जिसकी वजह से उसमें से ब्लड सेल्स पास ही नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा आ रहा है माइलोमा, माइलोमा इज बेसिकली अ कैंसरस कंडीशन दैट आल्सो लीड्स टू एप्लास्टिक एनीमिया। Next one is lymphoma. Lymphoma is basically the cancer of our lymphatic system. Lymphatic system is basically a part of our body fighting or body defending system. तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर हो जाता है जिसमें आगे फर्दर हॉजकिन लिम्फोमा आ जाता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आ जाता है। तो जब हम लोग लिम्फोमा का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसकी टाइप्स को भी और इसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा अब यहाँ पे मेंशन किया गया है, फैनकॉनिस एनीमिया। फैनकॉनिस एनीमिया में क्या होता है, आपके मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होते हैं, लाइक हार्ट डैमेज हो सकता है, लंग डैमेज हो सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो सकता है, मतलब कि मल्टीपल ऑर्गन्स एट द सेम टाइम डैमेज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है, बोन मैरो फेलियर हो सकता है। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलती हैं। मेनली जो पर्सन्स होते हैं ना जिनको फैनकॉनिस एनीमिया होता है उनकी हाइट शॉर्ट होती है, उनका जो स्टेचू है वो शॉर्ट होता है। इसके अलावा उसमें बहुत सी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज भी आती हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की तरफ देखें, सबसे पहले आ रहा है फटीग। ऑब्वियसली आपके टिश्यूज को, आपके मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपको थकावट सी फील होगी। डिस्पेनिया, सांस लेने में मुश्किल आ रही होती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम है। पेन नेल पैड्स, स्किन एंड गम्स। अब इसमें क्या होता है, आप अपनी अगर नेल को प्रेस करें ना तो जब आप प्रेस करके छोड़ेंगे तो आपका नेल कलर वापस रेड हो जाएगा, लेकिन एनीमिक कंडीशन में क्या होता है, जब आप प्रेस करके छोड़ेंगे ना तो आपका जो नेल का कलर है ना वो पेल पेल सा आपको नजर आएगा। इसके अलावा आपकी स्किन भी पेल होगी। इसके अलावा जो आपके गम्स है ना वहाँ पर भी जब आप नॉर्मली अपना फेस थोड़ा सा ओपन करके देखेंगे ना तो आपका ये एरिया रेडिश सा होता है, लेकिन एनीमिक स्पेड एनीमिक कंडीशन में जो आपका ये गम एरिया है ये भी येलोविश सा हो जाता है, पेल से कलर का हो जाता है। और मेनली इसमें आइज़ भी देखी जाती हैं जिसमें आपकी आइज़ में भी पेलनेस नज़र आती है। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज करता है, क्यों हार्ट रेट इंक्रीज करता है, हार्ट ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन सप्लाई भेजे, जिसकी वजह से वो फास्टली पम्प करता है। इसके अलावा आ रहा है ब्रूशिंग। प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्रूशिंग भी होगी। मेनोरेजिया, दैट इज excessive loss of blood during menstrual cycle that also leads to aplastic anemia. नेक्स्ट वन इज हेमोरेज। हेमोरेजिक कोई कंडीशन हो गई है उसमें भी एप्लास्टिक एनीमिया की तरफ जा सकता है। इसके अलावा माउथ इन्फेक्शन, लाइक कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ऑरल थ्रश हो गया, वो भी एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आ रही है लैब फाइंडिंग्स। आरबीसी काउंट कम, क्योंकि हमने ऊपर बता दिया फेलियर इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट, तो आरबीसी काउंट कम, डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम, प्लेटलेट काउंट भी कम, हीमोग्लोबिन काउंट भी कम, क्योंकि आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होती है, आरबीसी में तो प्रेजेंट होती है ना, तो आरबीसी की प्रोडक्शन ही हो रही होगी तो हीमोग्लोबिन की भी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। एचसीटी भी कम, दैट इज हेमाटोक्रिट।
रेटिक काउंट अब इंक्रीज कर रहा होता है क्योंकि सेल्स जो है वो इमेच्योर हो सकते हैं। हो सकता है हीमोपोएटिक स्टेम सेल की बजाय यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वहाँ पर डिफेक्ट आ रहा हो, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो ब्लड तक आ ही नहीं रहे मैच्योर होकर, जिसकी वजह से रेटिक काउंट इंक्रीज कर रहा है। एमसीवी काउंट, इसमें जो मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम काउंट है वो भी इंक्रीज होता है, जो सेल का साइज है वो ज़्यादा होता है। ESR रेट भी इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें बहुत सी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आ रही हैं, तो बॉडी में जब भी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आएगी तो CRP या ESR इस तरह के जो टेस्ट है ना, इसका रेट इंक्रीज आएगा। इसके अलावा जो ब्लीडिंग टाइम है वो भी इंक्रीज कर देगा क्योंकि प्लेटलेट्स का रोल होता है क्लॉट फॉर्मेशन में। अब प्लेटलेट्स की अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं हो रही तो इसकी वजह से ब्लड जो है वो टाइमली क्लॉट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ के एप्लास्टिक एनीमिया के केस में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। फर्स्टली आ रहा है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, जिसमें पेशेंट को एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन भी दिया जा सकता है और साइक्लोस्पोराइन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बोन मैरो फेलियर आ रहा है या बोन मैरो में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो बोन मैरो बायोप्सी करवाई जाती है, ट्रेफाइन बायोप्सी करवाई जाती है और फर्दर फिर अगर उसमें इशू आ रहा हो, अगर बोन मैरो फेलियर हो चुका हो तो फिर ट्रांसप्लांट की तरफ आया जाता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाई जा सकती है जिससे ब्लड काउंट जो है वो आपका नॉर्मल लेवल पे आ सकता है। इसके अलावा कैंसर मॉनिटरिंग भी करवाई जाती है ताकि पता चल सके कि बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से बॉडी में एनीमिया डेवलप हो रहा है। जो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं उनको फर्स्टली ट्रीट किया जाता है। This anemia can develop slowly, suddenly or worsen with time. So take care of yourself. और आज के लेक्चर से अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे DM कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह।